दोस्तों, आज की ये घटना सन 1937 की है। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी जब ट्रांसफर होकर शिमला आते हैं तो उन्हें रहने के लिए जो बंगला दिया जाता है, उस बंगले में उन्हें पहली रात से ही एक औरत की छाया दिखाई पड़ती है। और इसके कुछ देर बाद पूरे बंगले में जहांगीरी घंटों की आवाज़ गूंजने लग जाती है। श्री रामास्वामी काफ़ी डर जाते हैं और दूसरे दिन ही वो बंगला छोड़कर भाग खड़े होते हैं। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ने के बाद वो बंगला एक मुस्लिम अधिकारी को अलॉट कर दिया जाता है। तो मुस्लिम अधिकारी को भी पहले दिन से ही उस बंगले में ठीक 12 बजे एक सफ़ेदपोश महिला दिखाई पड़ती है और वो महिला के सिसकने की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है। इसके बाद पूरे बंगले में ज़ोर ज़ोर से जहांगीरी घंटों की आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाती है। अब वो मुस्लिम अधिकारी सीधा भागते हैं और जाकर के इस घटना की सूचना पुलिस और उच्च अधिकारियों को देते हैं। तब एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर और उस बंगले में पड़ाव डाल देते हैं। अब ठीक 12 बजते ही उस इंस्पेक्टर को एक सफ़ेदपोश महिला ऊंचे हील की सैंडल पहने हुए दिखाई पड़ती है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे देखते ही उस पर लगातार 5-6 गोलियां दाग देता है, पर इसका उस औरत पर कोई असर नहीं होता और जहां वो सिसक रही थी वहीं अब वो ठहाके मार मार कर हंसने लग जाती है। और फिर पूरे बंगले में जहांगीरी घंटों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई पड़ने लगती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही पसीने से लथपथ होकर और वहाँ से भागते हैं। अब इस घटना से शिमला ही नहीं बल्कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई और इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। फिर दिल्ली के ही एक अनुभवी और साहसी पुलिस इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम तैयार की गई और वे लोग उस बंगले में जांच के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद सिपाहियों को उस बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया जाता है और श्री आगा उस बंगले के डाइनिंग रूम में एक चेयर खींचकर और उस पर बैठ जाते हैं। उनके चेयर पर बैठते ही थोड़ी देर बाद वहाँ एक अजीब सी बिल्ली आकर उनके आसपास ही उछल कूद करने लगती है और उनके देखते ही देखते वो बिल्ली उसी कमरे में गायब हो जाती है। पर श्री आगा डरते नहीं हैं। अब आगा साहब और भी ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और अपना रिवॉल्वर भरकर बैठ जाते हैं। अब ठीक 12 बजते ही वही सफ़ेदपोश महिला की छाया उनको दिखाई पड़ती है। आगा साहब अपना रिवॉल्वर तानते ही हैं कि वो छाया उनसे बोलती है कि साहब, आप तो चरित्रवान व्यक्ति हैं, फिर आप मुझ जैसी अबला पर बिना कारण के क्रोध क्यों दिखा रहे हैं। तो आगा साहब थोड़ा सा डर जाते हैं पर हिम्मत जुटा करके बोलते हैं कि देवी, आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय देंगी? तो इस पर वो छाया उनसे बोलती है कि यदि आप मेरी सहायता करने का वादा करें तो मैं आपको कुछ रहस्य बताऊं। तब आगा साहब उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी पूरी सहायता करेंगे। इसके बाद वो छाया उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि मैं एक पहाड़ी लड़की थी और शादी के पहले मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वैश्या का धंधा करती थी और मैं बहुत सुंदर थी। तो मेरी सुंदरता से प्रभावित होकर शिमला का ही एक पादरी जिसका नाम आइजिक था, वो मुझसे प्यार करने लगता है और हम दोनों शादी करने का सोचते हैं। तो मेरी माँ हम दोनों का विरोध करती है और उनके विरोध के बावजूद मैं आइजिक से कोर्ट मैरिज कर लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद वो बताती है कि ये बंगला आइजिक का ही था और शादी के बाद हम दोनों इसी बंगले में रहने लग जाते हैं। इसके कुछ समय बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, पर मेरी माँ अब भी चाहती थी कि मैं आइजिक से रिश्ता तोड़ लूँ और वैश्या का धंधा करूँ और उनको पैसे कमा कर दूँ, पर मेरे लिए प्यार का ज़्यादा महत्व था, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। और इन सब के बीच ही आइजिक के पास एक दिन उनके पिता का तार आता है जिसमें कि आइजिक को तुरंत बुलाया गया था।
आइजैक ने बताया कि यदि वो नहीं गया तो उसके हाथ से उसके पिता की लाखों की संपत्ति निकल जाएगी। तो मैंने आइजैक को जाने दिया और इसके बाद मैं उस बंगले में अकेले रहने लग गई। फिर कुछ दिन बीतते हैं। लगभग 2 महीने बाद आइजैक वापस आता है और वो मुझे प्यार जताते हुए और बहाना करके मेरे गले में रुमाल से एक फंदा बनाकर और मेरी हत्या कर देता है। इसके बाद वो बताना शुरू करती है कि पीछे वाले कमरे के ठीक बीचों बीच मेरी लाश गड़ी हुई है। प्लास्टर उखाड़ने पर आपको मेरी लाश का कुछ भाग अब भी मिल जाएगा और इसके साथ ही आइजैक का वो रुमाल और जेब का कुछ सामान भी पड़ा मिल जाएगा। वो बोलती है कि साहब, मैं चाहती हूँ कि आइजैक पर मुकदमा चले और उसको मृत्युदंड मिले। इसके लिए मैं सारे सबूत आपको ला करके दूंगी। तो श्री आगा उसकी उस छाया की बताई हुई वो सारी बातों को नोट कर लेते हैं और भविष्य में उससे मिलने की बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस कमरे को खुदवाया जाता है। तो वहाँ पर वो लाश का कुछ भाग और वही रुमाल और सामान मिल जाता है। तो वे सारे सबूत जब पुलिस के हाथ लगते हैं तो उस आधार पर आइजैक के ऊपर मुकदमा चलता है। अब आइजैक का वकील उनको बोलता है कि यदि ये बयान आवेरी के हैं तो उसके सिग्नेचर कहाँ हैं। अब इंस्पेक्टर आगा कुछ समय मांगते हैं और फिर से उसी बंगले में जाकर और उस छाया की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ठीक 12 बजते ही वो छाया उनके सामने आती है और उनसे कागज़ कलम लाकर टेबल पर रखने के लिए बोलती है। आगा साहब वैसा ही करते हैं। अब वो देखते रह जाते हैं। वो छाया उसमें लिखती है कि मैंने जो भी बयान दिए हैं, जो भी कथन मैंने आगा साहब को दिए हैं, वो मेरे ही हैं। हस्ताक्षर आवेरी। इसके बाद दूसरे दिन जब कोर्ट खुलता है और मामला पेश होता है तो वकील और जज सभी देखते रह जाते हैं। तब बचाव में आइजैक का वकील बोलता है कि यदि ये बयान आवेरी के हैं तो वो खुद ही आकर कोर्ट में गवाही क्यों नहीं देती है, या फिर वो कोई ऐसा प्रमाण दे जिससे कि प्रूफ हो जाए कि ये जो हस्ताक्षर हैं वो आवेरी के ही हैं। अब आगा साहब फिर से थोड़ा समय मांगते हैं और फिर उसी बंगले में जाकर आवेरी की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अब इस बार आवेरी उनके आने के पहले ही वहाँ उपस्थित थी। अब आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आइजैक के पिता का वो तार और अपने कोर्ट मैरिज के कागजात टेबल पर रख दिए और उसने बताया कि उसके आइजैक के पिता की तो मृत्यु पहले ही हो गई थी। उसने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए वो नकली तार बुलवाया था और उसने बताया कि आप मेरे सिग्नेचर का प्रूफ मेरे स्कूल के कागजात देखकर भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन कोर्ट खुलते ही श्री आगा ने वो नकली तार और उनके कोर्ट मैरिज के वो कागजात जज के सामने पेश किए। अब आइजैक ना तो यह प्रूफ कर पाया कि उसने आवेरी को तलाक दिया था और ना ही यह बता पाया कि अभी आवेरी कहाँ है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है। तो जिस दिन उसे मृत्युदंड होना था उस दिन श्री आगा उसी छाया मूर्ति से मिलने के लिए उस बंगले में जाते हैं। अब उस दिन आगा साहब की अचानक से झपकी लग जाती है। तो सपने में उनके वही छाया आती है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देकर बोलती है कि अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है और अब मैं इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ। इसलिए अब मैं आपसे भविष्य में नहीं मिल पाऊँगी, पर मेरी आकांक्षा है कि बेडरूम के पीछे वाली बगीची में खिड़की के ठीक नीचे एक बक्सा गड़ा हुआ है, तो उसे आप खोद कर निकाल लें और उसे अपनी धर्मपत्नी को भेंट स्वरूप दे दें। इसके बाद इतना कहकर वो छाया गायब हो जाती है। फिर सुबह आगा साहब उस जगह को खुदवाते हैं तो सच में वहाँ पर उन्हें एक बक्सा मिलता है और उस बक्से के अंदर लगभग 40,000 के सोने के जवाहरात के आभूषण और लगभग उतने ही धनराशि की करेंसी उनको मिलती है। तो आगा साहब पूरी ईमानदारी के साथ उसे सरकारी खजाने में जमा करा देते हैं, पर सरकार आगा की
ईमानदारी और उनके सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वो सारी धनराशि उन्हीं को दे देती है। दोस्तों, इस घटना की चर्चा करने के पीछे मूल उद्देश्य सूक्ष्म शरीर ही है। स्थूल शरीर के ना रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व तो बना ही रहता है और वो अपने सूक्ष्म शरीर से असंभव समझे जाने वाले प्रत्यक्ष क्रियाकलाप भी कर सकती है। इसलिए हमें भी अपने सूक्ष्म को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए और जितना संभव हो अपने सूक्ष्म की शक्ति बढ़ाने का और उसे जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।